सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खंडल। दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में दोस्तों आपको अभी तक सप्लाई चैप्टर में जो भी पढ़ाया है एक बार फटाफट से आपको रिकैप करवा देता हूं। दोस्तों, हमने सप्लाई के कॉन्सेप्ट को सेक्शन 7 में समझना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा था दोस्तों। 7(1)(a) में ये लिखा हुआ था कि जितने भी फॉर्म ऑफ सप्लाई होते हैं, चाहे वो सेल करना हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, रेंटल हो, लीज हो, अगर ये किसी कंसीडरेशन के बदले में की गई है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भाई साहब हम इनको सप्लाई मानेंगे। हम इन सारी चीजों को क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। कंसीडरेशन होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 7(1)(b) हमने पढ़ा था। उसमें हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं, हम गुड्स की बात नहीं करते। बिकॉज अगर गुड्स इंपोर्ट होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और आप जानते हो दोस्तों, कस्टम ड्यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। जो कस्टम ड्यूटी होती है ना दोस्तों, वो कभी भी जीएसटी का पार्ट नहीं है, वो अलग है बेसिकली। तो सर्विस अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर जीएसटी का लाइबिलिटी आएगा और उसको सप्लाई माना जाएगा। देखो, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, उसके लिए हमें एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि वो सप्लाई है या नहीं है। तो अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, वेदर आप बिजनेस के लिए करो या अपने पर्सनल पर्पस के लिए करो, देखो हर जगह पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है। केवल पूरे जीएसटी के अंदर सेक्शन 7(1)(b) एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों, जहां पर अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी सप्लाई माना जाएगा। हां, कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है, कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है सेक्शन 7(1)(b) में। इसके बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को सेक्शन 7(1)(c) पढ़ाया था और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं 7(1)(c) में जो कि शेड्यूल नंबर 1 में दिए गए हैं, जहां पर अगर कंसीडरेशन ना भी हो, कंसीडरेशन अगर ना भी हो तो भी दोस्तों हम उन ट्रांजैक्शंस को सप्लाई मानेंगे। ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने शेड्यूल 1 में बताई थी, और मैंने आप लोगों को शेड्यूल 1 में 4 पैरा बताए थे। वो चारों के चारों पैरा दोस्तों एक बार मैं आपको फटाफट से रिकैप करा देता हूं। पैरा नंबर 1 में क्या लिखा था? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो जब किसी असेट पर आप आईटीसी लिए हो और अब आप उसका परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, तो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी रिलेटेड पर्सन हो या डिस्टिंक्ट पर्सन हो, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन आप समझते हो, उनके बीच में कोई भी गुड्स और सर्विस का, देखो यहां पर गुड्स का नाम भी है, सर्विस का नाम भी है, अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा, राइट। इसके बाद जो पैरा नंबर 3 था दोस्तों, उसमें हमने बात करी थी प्रिंसिपल और एजेंट की, कि जब जब प्रिंसिपल और एजेंट आपस में एक दूसरे को कोई भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं, सर्विस नहीं गुड्स, और एजेंट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एजेंट का खुद का बिल होना चाहिए वहां पर। तो शेड्यूल नंबर 1 के पैरा 3 में यह लिखा गया है कि प्रिंसिपल और एजेंट आपस में अगर एक दूसरे को गुड्स भेजेंगे तो दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसको भी सप्लाई माना जाएगा इवन इट इज विदाउट कंसिडरेशन। और पैरा नंबर 4, दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दोस्तों, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b) में भी था, लेकिन यहां 7(1)(c) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस डिफरेंट है। यहां इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन नहीं है, और ये इंपोर्ट आप किससे करोगे? रिलेटेड पर्सन से, या आप ही का कोई स्टैब्लिशमेंट है इंडिया के बाहर डिस्टिंक्ट पर्सन, उससे करोगे। विदाउट कंसिडरेशन करोगे, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करोगे, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जबकि 7(1)(b) में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं था। तो हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी विदाउट कंसिडरेशन होने पर शेड्यूल 1 के पैरा नंबर 4 में सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई मानकर चलेंगे। तो ये सारा डिटेल डिस्कशन विथ ऑल सर्कुलर और नोटिफिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था।
पूरा प्लेलिस्ट मैंने यहां पर बना रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस पूरे कोर्स को लेना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी हमारा ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पूरा क्लास सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन बैंक क्लास में डिस्कस करवाया है मैंने, है ना, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आज हम सेक्शन 7(1)(a) पढ़ेंगे। 7(1) हमारा पूरा हो चुका है, सब सेक्शन सब क्लॉज A, B, C तीनों हो चुके हैं। आज हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जो कि शेड्यूल नंबर 2 है। तो पहले मैं आपको एक बार मेन पार्ट में लेकर जाता हूं। 7(1)(a) में लॉ में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। जो हमारा सेक्शन 7(1)(a) है उसके अंदर लॉ में क्या लिखा है। सेक्शन 7(1)(a) ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोग इसको एक बार पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और मैं आपको समझा भी दूंगा। ये सारे राइटिंग नोट्स मैंने खुद बनाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। दिल थाम कर बैठिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दिल थाम कर बैठिएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 7(1)(a) जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 7(1)(a) जो हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 7(1)(a) में लिखा है, सेक्शन 7(1)(a) में क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, वेदर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई एज पर सबसेक्शन 1। आपने सबसेक्शन 1 पढ़ लिया, सबसेक्शन 1 में ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया। तो कोई भी एक्टिविटी और कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सेक्शन 7(1) के अंदर सप्लाई है तो दोस्तों सप्लाई है वो तो हमने पढ़ लिया 7(1) में, किसको सप्लाई मानना है। लेकिन दोस्तों उस सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलें, हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलें, या हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, ये बात हमें सेक्शन 7(1)(a) बताएगा। दोस्तों ये जो सेक्शन 7(1)(a) है ना, ये बेसिकली सप्लाई को नहीं बताता। सप्लाई किसे बोलना है किसको नहीं बोलना है ये बात आपने 7(1) में पढ़ ली। सेक्शन 7(1)(a) आपको ये क्लैरिटी देता है कि हम किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और हम किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो आप अपने माइंड में एक बात बैठा लो, सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई के बारे में नहीं बताता। 7(1)(a) आपको यह बताता है कि हमें किसी ट्रांजैक्शन को कब तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है और दोस्तों हम कब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ये बात दोस्तों हमें सेक्शन 7(1)(a) के अंदर बताई गई है। और इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स हमको एक शेड्यूल नंबर 2 यहां पर बनाकर दिया गया है। तो ये जो हमारा शेड्यूल नंबर 2 है ना दोस्तों, ये मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो देखो क्या लिखा है, वेदर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई एज पर सबसेक्शन 1। मतलब पहले आपको 7(1) में सप्लाई होना जरूरी है। दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और ईदर एज सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड इन शेड्यूल नंबर 2। अब दोस्तों ये शेड्यूल नंबर 2 आपको बताता है, तो शेड्यूल 2 आपको एक्सप्लेन करेगा कि हम किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, हम किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। चलो शेड्यूल नंबर 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ये देखिए शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल नंबर 2 हमारा कहां चला गया भाई, देखो ये आ रहा है, ये नीचे एक्सप्लेनेशन सारे दे रखे हैं मैंने, ये रहा हमारा शेड्यूल नंबर 2। तो शेड्यूल नंबर 2 में आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है। अच्छा दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक्टिविटीज को पढ़ते ही खुद भी समझ सकते हो कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। हाँ कुछ चीजों पर कंफ्यूजन था पुराने लॉ में कि भाई उसको गुड्स माने या सर्विस माने, तो नया जीएसटी आने के बाद एक क्लैरिटी दे दी गई है। असेसी के माइंड में, टैक्स पेयर के माइंड में कंफ्यूजन ना हो,
दोस्तों एक क्लैरिटी यहां पर दे दी गई है। जैसे सबसे पहले आप खुद बताएंगे, मान लो जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं इसका आंसर एक बार छुपा लेता हूं। हम ट्रांसफर कर रहे हैं टाइटल इन गुड्स, हम गुड्स में से टाइटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स में से टाइटल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब मेरे पास कोई गुड्स था और मैं उस गुड्स में से ओनरशिप जो राइट होता है, ओनरशिप राइट, उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, इमीडिएट ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरे पास एक पेन था, मैंने आपको परमानेंटली दे दिया, भाई आज से आप इस पेन के मालिक हो, और मैंने आपसे पैसे ले लिए। तो दोस्तों मुझे बताओ ये गुड्स का सप्लाई है या सर्विस का? पेन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और मैंने कंसिडरेशन के बदले में आपको दे दी। इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गुड्स में से अपना टाइटल बाद में ट्रांसफर करूं, आज नहीं कर रहा बाद में करूंगा, मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि मैं बाद में आपको ये असेट फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मान लो यहां पर प्रोडक्शन होता है, मेरी फैक्ट्री है, मेरा बहुत सारा गुड्स अभी बना नहीं है, बन रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। एक कस्टमर मेरे पास आया और बोला कि सर ये गुड्स आप मेरे को दे दोगे? मैंने कहा भाई अभी बना नहीं। कि सर जब भी बने आप मेरे को दे देना। मैंने एग्रीमेंट कर लिया। तो मुझे बताओ दोस्तों, मुझे पैसा भी दे गया, वो कंसिडरेशन भी दे गया, लेकिन अभी तक ना तो गुड्स बना है, जब बनेगा तो मैं फ्यूचर डेट पर उसको ट्रांसफर करूंगा, दिस इज एन एग्रीमेंट। तो बताओ दोस्तों मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? द आंसर इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप गुड्स पर से अपना टाइटल आज ट्रांसफर कर दो, अभी की अभी, या एट अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर करो, डजंट मैटर। जब जब गुड्स में से टाइटल ट्रांसफर होता है ना, जब जब गुड्स में से टाइटल ट्रांसफर होता है तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। दोस्तों हम उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मान लो मैं गुड्स में अपना राइट आप लोगों को दे दूं, गुड्स में से मैंने क्या दे दिया? अपना राइट आप लोगों को दे दिया, गुड्स में से मैं अपना राइट आप लोगों को दे दूं, मैं गुड्स का टाइटल नहीं दे रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए कि सर हमें आपका पेन चाहिए, मैंने कहा भाई ये पेन मैं किसी को सेल नहीं करूंगा। कि सर अभी थोड़ी देर के लिए चाहिए, 2 घंटे के लिए, वापस दे देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई अगर पेन 2 घंटे यूज करोगे तो मैं 50 रुपए इसका यूज का चार्ज लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेन है भाई, बहुत महंगा पेन है, 5,000 का पेन है ये। कि सर ठीक है 2 घंटे के हम 50 रुपए दे देंगे आपको। तो दोस्तों मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करी है या मैंने आपको केवल यूज करने के लिए दिया है? इट इज टेम्पोररी ट्रांसफर, ये मैं आपको टेम्पोररी दे रहा हूं, इट इज नॉट परमानेंटली की ओनरशिप दे दी मैंने। तो दोस्तों 2 घंटे के लिए मैं आपसे 50,000 रुपए, 50 रुपए, सॉरी 50,000 नहीं, 50 रुपया चार्ज कर रहा हूं। बताओ दोस्तों ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? दोस्तों ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7(1)(a) हमें यह बताता है कि हम किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोले या हम किसी ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, ये बात हमें यहां पर पता चलती है। तो जब जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, चाहे अभी ट्रांसफर हो या फ्यूचर डेट पर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। और अगर हम अपना यूज करने का राइट किसी को देते हैं, यूज करने का राइट, सो दैट इज कॉल्ड ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके सर, चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। सपोज करो दोस्तों आपके पास कोई लैंड और बिल्डिंग है। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या लैंड और बिल्डिंग मूवेबल होती है? द आंसर इज नो। लैंड और बिल्डिंग कभी भी मूवेबल नहीं होती, और जो चीज मूवेबल नहीं होती भाई वो गुड्स नहीं होती। ये बात तो क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। लैंड और बिल्डिंग जो होती है ना वो इमूवेबल नेचर की होती है, इसलिए हम उसको गुड्स तो कभी नहीं बोल सकते। तो जब हम इसको गुड्स नहीं बोल सकते तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो कभी बनेगी नहीं है।
है ना। सप्लाई ऑफ गुड्स तो कैसे बनाओगे, क्योंकि ये गुड्स ही नहीं है। पहले गुड्स तो बनो, सप्लाई तो बात की बात। लेकिन दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम किसी लैंड और बिल्डिंग को लीज पर देते हैं, लीज पर, हम उसको टेनेंसी पर देते हैं, हम उसका ईजमेंट राइट देते हैं। ईजमेंट का मतलब कि भाई मैं किसी को कह रहा हूं भाई तुम इसको यूज कर लो, ईजमेंट राइट। या मैं किसी को लाइसेंस देता हूं कि आप मेरी जमीन को ऑक्यूपाई कर लो। तो बताओ दोस्तों, लीज पर देना, किराए पर देना, ईजमेंट राइट देना, या मैं बिल्डिंग को पूरा का पूरा लेट आउट करूं, या मैं उसको पार्टली लेट आउट करूं, तो दोस्तों क्या मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करी है? नहीं। लेकिन दोस्तों, जब जब मैं लैंड और बिल्डिंग को किसी भी पर्सन को यूज करने के लिए दूंगा, मैं उसको लीज पर दूंगा, मैं उसको रेंट पर दूंगा, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल जो चीजें होती हैं वो कभी भी गुड्स नहीं होती। मैंने बोला था ना, गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं, और माल हमेशा चालू होता है। लेकिन भाई साहब, लैंड और बिल्डिंग कभी भी चालू नहीं होती, राइट। इसके बाद अगर लैंड और बिल्डिंग को हम सेल करते हैं, चलो अब की बार मैंने यूज करने के लिए नहीं दिया, मैंने अपनी लैंड और बिल्डिंग किसी को बेच दी, मैंने लैंड बेच दी, मैंने कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेच दी। बोलो दोस्तों, ये कभी सप्लाई हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। ये ऑलवेज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, बिकॉज ये गुड्स ही नहीं है। ये गुड्स ही नहीं है भाई, ये चीज तो गुड्स ही नहीं है। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। क्या? देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एक्सक्लूडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी है डीएलएफ, काफी बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की। अच्छा, डीएलएफ क्या बनाती है भाई? फ्लैट्स बनाती है, ऑफिस बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। अब आप सपोज करो जी, बायर हो, आपको एक सुंदर सा आशियाना चाहिए, आशियाना, आपको एक मकान चाहिए जी, फ्लैट चाहिए आपको। अब आप डीएलएफ के पास गए, सपोज करो दोस्तों, बिल्डिंग डीएलएफ के पास पहले से एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, पहले से ऑलरेडी उसमें फ्लैट्स बने हुए हैं, और इस बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, मतलब इस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। दोस्तों जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग बनी है, वहां की लोकल अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो डीएलएफ आपको क्या इशू करेगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सॉरी, डीएलएफ को कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लोकल अथॉरिटीज से। अब सपोज करो दोस्तों, प्रोजेक्ट इज टोटली कंप्लीटेड, डीएलएफ के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, आप गए और ये रेडी टू मूव फ्लैट है, मतलब पहले से बना हुआ है, सीधा सामान लाओ और फ्लैट खरीद लो भाई साहब, सामान लाके बसा दो। आपको फ्लैट पसंद आ गया, आपने पैसे दे दिए, फ्लैट आपको, आपके नाम हो गया, ओनरशिप आपको मिल गई। दोस्तों ये कहलाती है सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इट इज कॉल्ड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल होगी, तो उस पर कभी भी जीएसटी का लाइबिलिटी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट गुड्स। और आपने यूज करने के लिए तो ली नहीं है, आपने तो परमानेंटली खरीदी है। तो भाई साहब ये सप्लाई में ही नहीं आती है, इसको हम लोग सप्लाई ही नहीं मानते। इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। लेकिन दूसरी और, सपोज करो डीएलएफ जिस प्रोजेक्ट को बना रहा है, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, या तो ये बिल्डिंग अभी बनना शुरू होगी, अभी तो केवल बस लैंड परचेज हुई है, भूमि पूजन हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, ये जो बिल्डर वगैरह होते हैं, ये लैंड परचेज करके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो अभी काम कहाँ शुरू हुआ, या काम शुरू भी हो गया तो अभी फाइनल कंप्लीशन तो हुआ ही नहीं।
और आप वहां पर गए, आपने कहा जी मुझे फ्लैट चाहिए। अब फ्लैट तो अभी बनेगा तब दिखाएंगे ना, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक ब्राउचर होता है बड़ा सा, उसमें दिखा देते हैं भाई देखो इतना शानदार फ्लैट होगा, सामने स्विमिंग पूल होगा, इधर गार्डन होगा, इधर टेरिस पर वो होगा, इधर वो होगा। आपको उन्होंने फ्लैट पसंद करा दिया जी, आपको केवल ब्राउचर में पसंद करा दिया, आपको कंप्यूटर में दिखा दिया ऐसा दिखेगा आपका फ्लैट। अब दोस्तों आपने क्या किया जी, फ्लैट को बुक करा दिया, इट इज नॉट कंप्लीटेड, अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप बीच में जाकर फ्लैट बुक करा के आ गए। सपोज करो फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपया है, और आपने वहां पर क्या किया जी, 1,51,000 का चेक दे दिया, और साथ में श्रीमती जी को लेकर गए कि भाई उनके हाथ से ही चेक दिलवाऊंगा मैं। तो आपने 151 का चेक देकर फोटो खिंचा ली, आजकल फोटो खिंचाने का बड़ा क्रेज है, और आपने फेसबुक पर अपडेट कर दिया कि फला फला यूनिट मैंने बुक करा दी है। तो दोस्तों जैसे ही आप फ्लैट बुक कराओगे, जैसे ही आप फ्लैट बुक कराओगे, तो जीएसटी वाले ये कहते हैं कि भाई ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी ही नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। इसका मतलब आप पैसे देकर आए हो बिल्डर को, और बिल्डर आपको बनाकर देगा, बिल्डर आपको बनाकर देगा, इसका मतलब इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये माना जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अगर आपने बुकिंग करा दी भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले, चाहे आपने 1,51,000 ही दिया हो, चाहे आपने 11,000 का चेक दिया हो, डजेंट मैटर, अगर आपने चिन्ना सा इतना सा भी अमाउंट दे दिया ना बुकिंग का, तो भाई साहब ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। मतलब जीएसटी के जो लॉ मेकर हैं वो ये मानते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से पहले कोई भी यूनिट अगर वहां पर बुक करवाते हैं, तो वो जो यूनिट हम बुक करवाते हैं, एक तरह से दोस्तों बिल्डर हमें सर्विस दे रहा है, बिल्डर हमें यहां पर क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। मेरे पास दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं ऑफिस में, तो कई लोग पूछते हैं सर आप तो कह रहे थे बिल्डिंग और लैंड पर जीएसटी नहीं लगता, हमारे तो ले लिया जीएसटी। मैंने कहा तुम पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद गए थे या पहले बुक करा के आए थे, कि जी पहले बुक करा के आए थे। मैंने कहा बेटा इसीलिए ले लिया जीएसटी, इसीलिए ले लिया। मैंने भी दोस्तों एक फ्लैट बुक करवाया था आशियाना ग्रुप का, जयपुर के पास में एक लोकेशन है, तो उस समय सर्विस टैक्स लगता था, जीएसटी आने से पहले बुक करवाया था, तो सर्विस टैक्स लग गया मेरे। अब अगर मैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद करवाता तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि फिर वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती। तो मुझे कई महान लोग बोलते हैं कि सर फिर आप किस बात के चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपको ये पता था तो फिर आप बाद में ले लेते। मैंने कहा बेटा ज्यादा होशियार मत बन, मैंने पहले बुकिंग कराया, बोलो मेरे को बेनिफिट ज्यादा कैसे मिला, मैं बताता हूं। दोस्तों जब आप प्री बुक कराते हो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले, तो एक तो उसकी जो रेट होती है ना वो कम होती है, जैसे मुझे बहुत कम रेट पर बुकिंग हुई। और दूसरी बात, मैं अपनी पसंद के अनुसार, जैसे मुझे कॉर्नर लोकेशन लेनी थी तो मैंने कॉर्नर लोकेशन ली। दोस्तों अगर फ्लैट कंप्लीट हो चुका होगा तो उसकी आधी से ज्यादा यूनिट बिक चुकी होंगी, और ये मानकर चलना कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों यूनिट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जीएसटी बचा लूंगा, तो भाई साहब आप बाद में खरीदने जाओगे तो आपको पसंद का चीज नहीं मिलेगा, आपको महंगा मिलेगा। तो ये मत सोचना कि आप ही बहुत ज्यादा होशियार हो, इसीलिए लोग पहले प्री बुक कराते हैं। नहीं, लोग पागल थोड़ी हैं कि जीएसटी देने में मजा आ रहा है उनको, क्योंकि आप जितना जीएसटी दोगे उससे ज्यादा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा बाद में। हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो। अच्छा सर एक बात बताओ, हमने बुकिंग 1,51,000 की कराई और हमारा फ्लैट 50 लाख का है, बाकी सारे पैसे हम बाद में देंगे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, तो सर इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस आप कह रहे हो कि माना जाएगा एज पर शेड्यूल नंबर 2। ये देखो लिखा हुआ भी है एक्सक्लूडिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, मतलब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को बुक कराओगे तो फिर वो सप्लाई है, फिर वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, फिर वो सप्लाई है, फिर वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। तो सर आप ये बताओ कि सप्लाई ऑफ सर्विस 50 लाख को माना जाएगा या 1,51,000 को? भाई साहब ध्यान से सुन लेना, पूरे 50 लाख को माना जाएगा। अगर आपने 11,000 से भी बुक करवाई है ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस पूरे 50 लाख ही मानी जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ बुकिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट एज ए बुकिंग आपको देना चाहिए बिल्डर को, तभी उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। राइट, तो मैं फिर से बता देता हूं,
लैंड और बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ इमूवेबल। तो जब जब हम लैंड और बिल्डिंग को यूज करने के लिए देते हैं, जब जब हम उसका लीज और टेनेंसी राइट किसी को देते हैं, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही। लेकिन हम लैंड और बिल्डिंग को अगर बेचते हैं, हम बिल्डर हैं और हम प्री बुकिंग लेते हैं, तो भाई साहब जब जब हम प्री बुकिंग अमाउंट लेंगे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, उसे नेगेटिव लिस्ट में नहीं माना जाएगा। ये बात आप लोग मानकर चलिएगा दोस्तों, राइट? ये बात आप लोग मानकर चलिएगा और आप टेंशन मत लो। अभी ये सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होते ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूं। सारे क्वेश्चन क्लास में आपको नोट्स भी बनवा रहा हूं, क्लास में आपको याद भी करवा रहा हूं, क्लास में आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। और क्या चाहिए भाई लोगों, और क्या चाहिए? बस आप तो घर पे जैसे आज पूरा पढ़ा तो आधा घंटा एक बार उसको देख लो, 5-6 दिन में जो पढ़ा उसको एक बार 1 से 2 घंटे में, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स है ना, इनमें जल्दी से याद होता है दोस्तों, क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। पहला पॉइंट मैंने किस चीज का पढ़ाया था आपको शेड्यूल नंबर 2 में, याद है आप लोगों को? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। दूसरा पॉइंट था लैंड और बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग इसको यहां पर जो है पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को बीच में और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पर। चलो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अदर पर्सन गुड्स लाइक जॉब वर्किंग। सपोज करो दोस्तों मैं कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाया, अब वो रॉ मटेरियल मैं अपने जॉब वर्कर के पास भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं जॉब वर्कर के पास? क्योंकि मुझे उस रॉ मटेरियल पर कोई प्रोसेस करवानी है, मुझे उस रॉ मटेरियल के ऊपर कोई प्रोसेस करवानी है, इसलिए मैं वो गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहा हूं। तो प्रिंसिपल ने रॉ मटेरियल कहां भेजा? जॉब वर्कर के पास भेजा। जॉब वर्कर क्या करेगा दोस्तों? वो उसके ऊपर जॉब वर्क करेगा। जो जॉब वर्कर होता है वो उस गुड्स के ऊपर जॉब वर्क करेगा और जॉब वर्क करने के बाद वो गुड्स वापस प्रिंसिपल को लौटा देगा। सपोज करो 1,00,000 रुपए का गुड्स था जो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास भेजा और जॉब वर्कर ने 10,000 रुपए के जॉब चार्जेस लिए और वो गुड्स वापस किसको लौटा दिया? प्रिंसिपल को। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? नहीं, क्योंकि गुड्स प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गया, इट इज ओनली फॉर टेम्पोररी पर्पस, और वापस लौटकर प्रिंसिपल के पास आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, तो इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन दोस्तों जॉब वर्कर यहां पर प्रिंसिपल से 10,000 रुपीज अपनी प्रोसेसिंग के ले रहा है। बताओ दोस्तों जॉब वर्कर ने जो कंसीडरेशन लिया है 10,000, इसको आप लोग क्या बोलोगे? तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आई थिंक आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो मैंने इसको रेड पेन से लिखा भी है। सपोज करो आपने 1,00,000 रुपए का गुड्स जॉब वर्कर के यहां भेजा था। ठीक है, जॉब वर्कर को कुछ और एडिशनल गुड्स चाहिए था, तो जॉब वर्कर क्या किया? 5,000 रुपया अपने वहां से ओन गुड्स परचेज करके उसमें लगा दिया। जैसे सपोज करो आपको रेडीमेड गारमेंट्स बनवाने थे, अब प्रिंसिपल ने तो क्या किया भाई, जो ग्रे क्लॉथ होता है कपड़ा है वो भेज दिया। अब जब रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे तो उसमें बटन भी लगेगा, उसमें चैन भी लगेगी, उसमें हुक भी लगेगा। तो ये सब जॉब वर्कर ने 5,000 का खरीदा और 10,000 उसने अपना जॉब चार्जेस लगाकर 15,000 रुपया चार्ज कर लिया। किससे? प्रिंसिपल से। मुझे बताओ दोस्तों इस 15,000 को आप क्या बोलोगे? तो देखो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, इट इज गिवन इन शेड्यूल नंबर 2, इट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसीलिए देखो मैंने लिखा भी है, वेदर एनी मटीरियल यूज बाई जॉब वर्कर फ्रॉम ओन। अगर जॉब वर्कर अपने पास से कोई मटेरियल लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पूरा का पूरा अमाउंट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा जबरदस्ती है। अब आप ये मत सोचना
सर ऐसे कैसे मान लिया, ये तो गुड्स था 5,000 का। तो भाई साहब शेड्यूल नंबर 2 लाया ही इसीलिए गया है कि जो पुराने लॉ में डिस्प्यूट हुआ करते थे अब वो डिस्प्यूट ना हो, लॉ के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। दिस इज द रीजन माय डियर फ्रेंड। तो जॉब वर्कर जो भी पैसा चार्ज करेगा प्रिंसिपल से, चाहे वो अपना जो काम किया उसका पैसा लेवे या जो खुद उसका ओन मटेरियल यूज हुआ है उसका पैसा लेवे, सब कुछ को हम क्या बोलेंगे, टोटल सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते, जो लॉ में बोल दिया सो बोल दिया, मानना पड़ेगा। जबरदस्ती है माय डियर फ्रेंड, जबरदस्ती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, कोई भी बंदा अगर अपनी बिजनेस असेट को ट्रांसफर करेगा, जैसे मैंने आपको शेड्यूल 1 में भी पढ़ाया था अगर आपको याद हो, कि भाई आप कोई बिजनेस असेट खरीद के लाए थे, हो सकता है आपने आईटीसी लिया हो और बाद में वो बिजनेस असेट आप ट्रांसफर करते हो किसी को या डिस्पोज करते हो, चाहे फ्री में ही करो, चाहे फ्री में ही करो, और अगर पैसों में करोगे तो फिर तो पक्का सप्लाई मानेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या दोस्तों आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे? द आंसर इज हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे क्योंकि ये एक तरह से परमानेंट ट्रांसफर की बात हो रही है, ओनरशिप यहां पर चेंज हो रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो नीचे लिखा भी है वेदर और नॉट फॉर कंसीडरेशन। ये क्यों लिखा है ये आप जानते हो, क्योंकि बिजनेस असेट पर अगर आईटीसी आपने अवेल किया होगा तो अगर आप उसको फ्री में भी दे दोगे किसी को, देन इट शुड आल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी शेड्यूल 1 में पढ़ाया था। और पैसे दे के बेच रहे हो भाई, जब तो है ही, जब तो है ही सप्लाई, तब तो सप्लाई मानना ही मानना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस असेट पुट टू प्राइवेट यूज। आपके पास कोई बिजनेस असेट थी और आप उस बिजनेस असेट को अपने प्राइवेट यूज में लेने लग गए, प्राइवेट यूज में। दोस्तों आप बिजनेस में लैपटॉप खरीद के लाते हो और आप लैपटॉप के ऊपर आईटीसी लेते हो, ठीक है। अब वो लैपटॉप जो है वो डायरेक्टर जो होता है कंपनी का वो अपने घर ले जाता है और उस लैपटॉप को डायरेक्टर का जो बच्चा है, डायरेक्टर का जो सन है, वो उसको काम में लेता है। तो भाई साहब इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि यहां पर लैपटॉप परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहां पर दोस्तों जो लैपटॉप है वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन उसका पर्सनल यूज हो रहा है, उसको बाहर ले जाकर यूज किया जा रहा है। तो भाई साहब आप याद रखो, शेड्यूल 1 में आपने पढ़ा था, आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को दोगे या डिस्टिंक्ट पर्सन को दोगे, वेदर गुड्स और वेदर सर्विस, इट इज कॉल्ड सप्लाई। लेकिन ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं हो सकती ना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंपनी ने अपने नाम से कार खरीदी बिजनेस के लिए और कंपनी फिर उसको भाई साहब डायरेक्टर को दे देती है। अच्छा आईटीसी लो या ना लो डजेंट मैटर, क्योंकि जब आप पैरा नंबर 2 पढ़ते हो शेड्यूल 1 में तो वहां आईटीसी आपने लिया नहीं लिया डजेंट मैटर। अब वही कार डायरेक्टर भैया अपने पर्सनल काम में लेते हैं। तो आप जैसे ही किसी बिजनेस की असेट को अपने पर्सनल पर्पज में काम लोगे, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। लेकिन उसको क्या सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जा सकता है? बताओ दोस्तों, क्या आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकते हो? क्या यहां पर असेट का ओनरशिप चेंज हुआ है? नहीं हुआ। ओनरशिप आज भी कंपनी के नाम था, पहले भी कंपनी के नाम था, भले ही उस असेट का पर्सनल यूज क्यों ना हो रहा हो। तो हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स तो कभी नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस जरूर बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? सप्लाई ऑफ सर्विस। ये शेड्यूल 2 जो बनाया गया है ना, इसको बनाने के पीछे लॉजिक ही यही है, इसको बनाने के पीछे लॉजिक ही यही था कि जो कंफ्यूजन्स हैं वो आपके पूरे पूरे खत्म हो जाएं, ठीक है। आपको कोई ऐसा टेंशन ना रहे। पुराने लॉ में बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई उसको गुड्स बोले या सर्विस बोले, लेकिन यहां शेड्यूल 2 बनाकर क्लियर कर दिया कि इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज ओनरशिप इज नॉट चेंज, राइट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट में, वो है पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। पर्सन
सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए, मिस्टर ए, अब ये जो मिस्टर ए है भाई, ये मिस्टर ए बहुत सारा गुड्स खरीद के लाया, बहुत सारी इसने असेट्स परचेज करी, और इन सब के ऊपर भाई साहब ये आईटीसी लेकर बैठा है। ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए क्या है जी? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। जीएसटी में क्या है ये? रजिस्टर्ड। अच्छा, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उन्हें हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ, मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया भी था, टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है? टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है एनी पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है दोस्तों एनी पर्सन जो जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो जब आप जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड होते हो या आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होते हो तो हम आपको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, राइट। अब हुआ क्या दोस्तों, आईटीसी आप तभी ले सकते हो व्हेन यू आर टैक्सेबल पर्सन, व्हेन यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो आपने गुड्स और असेट भर लिए अपने बिजनेस में और आप उन पर आईटीसी लेकर बैठे हो, ठीक है। अब हुआ क्या दोस्तों, थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया। क्योंकि दोस्तों जब मैं आपको रजिस्ट्रेशन नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपका टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होती है, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, 20 लाख 40 लाख एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होती है। डोंट वरी, मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जैसे ही आपका टर्नओवर उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होता है देन यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपका ज्यादा था तो आप रजिस्टर्ड थे, लाइबल थे, आपने करा रखा था रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से बहुत कम रह गया और आपको पूरा लग रहा है कि भाई अब ये ज्यादा होने वाला नहीं है, तो मैं फालतू में जीएसटी के चक्कर में क्यों पड़ूं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करवा लिया? कैंसिल। दोस्तों जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो हम कहेंगे पर्सन सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। सीज का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति, वो पर्सन अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। सीज का मतलब होता है अब नहीं रहा। कोई भी पर्सन सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन कब माना जाता है? जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेता है। तो भाई साहब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो कैंसिल होते ही हम आपको बोलेंगे पर्सन सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, राइट। अच्छा दोस्तों क्या होता है जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, ये बात मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी बताऊंगा, तो आपके पास स्टॉक में जितना भी गुड्स पड़ा है, आपके पास असेट पड़ी है, अब आप उस गुड्स को या उस असेट को जब भी बेचोगे, जब भी बेचोगे, क्योंकि आपने पहले से उस पर आईटीसी लिया हुआ है, आपने पहले आईटीसी लिया था, तो सरकार क्या करेगी भाई, जो भी गुड्स आपके पास स्टॉक में है, जो भी असेट आपके पास स्टॉक में है, उसको सप्लाई मानेगी। ठीक है, उसे इसलिए सप्लाई मानेगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द आईटीसी। देखो आईटीसी की कंडीशन क्या होती है पता है आपको, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को आगे सेल करोगे तो उस पर जीएसटी अगर लग रहा है तो ही आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन आईटीसी हमको पहले मिल गया, अब हम तो अपने आप को रजिस्टर्ड पर्सन बंद कर दिए, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। तो लॉ कहता है भाई जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जैसे ही मिस्टर ए सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, जैसे ही मिस्टर ए भाई साहब सीज हो जाएगा, सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो भी गुड्स स्टॉक में पड़ा है, जो भी गुड्स स्टॉक में पड़ा है, जो भी असेट स्टॉक में पड़ी है, उन सबको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उन सबको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। उन सबको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। अब आप कहोगे जी मैंने बेचा ही नहीं, मेरे तो स्टॉक में पड़ा है। अरे वो स्टॉक में जो पड़ा है ना, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। बिकॉज आप पहले उसके ऊपर आईटीसी क्यों लिए भाई? आप पहले उसके ऊपर आईटीसी क्यों लिए? हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं।
जहां पर अगर कोई बंदा सीज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन हो भी जाता है, मतलब उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो भी जाता है, तो भी हम स्टॉक को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानते। कब नहीं मानते? फर्स्ट पॉइंट देखो, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न कहने का मतलब यह है, जैसे सपोज करो दोस्तों, एक कंपनी थी ए लिमिटेड और ये जीएसटी में क्या थी? रजिस्टर्ड थी। अब ए लिमिटेड मर्ज हो गई मान लो बी लिमिटेड में, तो क्या ए लिमिटेड का बिजनेस बंद हुआ है? नहीं। लेकिन जैसे ही ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मर्ज हो जाएगी तो ए लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही होगा अमलगमेशन में कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है तो पहले वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन, वो यहां पर दोस्तों कैंसिल हो जाता है। तो जैसे ही ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो इसका मतलब अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगी। तो जितना भी गुड्स होता है भाई साहब, जितना भी स्टॉक होता है, वो सारा अब बी लिमिटेड के पास चला जाएगा। तो आप इस केस में इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर इसको एक्सेप्शनल क्लॉज में डाला गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। जैसे ही ए लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर मर्ज हो जाएगी, तो होगा क्या दोस्तों कि ए लिमिटेड का सारा स्टॉक बी लिमिटेड के पास चला जाएगा और जब भी बी लिमिटेड आगे सप्लाई करेगा तो फिर उसके ऊपर आगे जीएसटी लग जाएगा। बी लिमिटेड को वैसे भी नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है ना जीएसटी में, मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इट इज ऑलवेज पैन बेस। तो आपका पैन नंबर बदल गया, ए लिमिटेड का पैन नंबर अलग है, बी लिमिटेड का अलग है। अब अगर ए लिमिटेड इस दुनिया में नहीं है तो बी लिमिटेड को अपना नया जीएसटी नंबर लेना है। तो इसलिए ए लिमिटेड का बिजनेस अगर बी के पास ट्रांसफर हो जाता है एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब है कि वो बिजनेस चलता हुआ उधर चला गया, इट इज नॉट क्लोज। तो ये जो सिचुएशन अभी अभी मैंने आपको बोली है, यहां पर ए लिमिटेड इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन, बट माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। दूसरी बात, सपोज करो मिस्टर ए जीएसटी में क्या था? रजिस्टर्ड था। मिस्टर ए जीएसटी में रजिस्टर्ड था। मिस्टर ए के पास बिजनेस में बहुत सारा गुड्स था, उसके पास बहुत सारी कैपिटल असेट्स थी जिनके ऊपर उसने आईटीसी लिया होगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि मिस्टर ए की डेथ हो गई। ओहो, मिस्टर ए भगवान को प्यारा हो गया भाई, मिस्टर ए की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ, मिस्टर ए का जो सन था मास्टर ए, मिस्टर ए का जो सन था मास्टर ए, ये बिजनेस मास्टर ए के पास चला गया। जो मास्टर ए है भाई, मास्टर ए है, उसके पास चला गया ये बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मास्टर ए को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। दोस्तों जैसे ए है, इसको मास्टर ए की जगह बी दे दो, चलो नाम कंफ्यूजन होगा, सन का नाम बी है। ए का पैन नंबर अलग होता है इनकम टैक्स में और बी का पैन नंबर हमेशा अलग होता है। तो जैसे ही मिस्टर ए की डेथ होगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जीएसटी में जो नंबर मिलता है वो पैन पर बेस मिलता है, तो मिस्टर ए का जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहां पर कैंसिल हो जाएगा और ये सारा स्टॉक, अच्छा बी को यहां पर जीएसटी में नया नंबर लेना पड़ेगा, न्यू नंबर, तो ये सारा स्टॉक बी के पास आ जाएगा। तो लॉ कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में व्हेन बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, देखो उसका बेटा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, लेकिन सन भी क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, मतलब उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ए अगर अब रजिस्टर्ड नहीं भी रहा है, सारा स्टॉक अगर बी के पास आ गया है, तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये दो एक्सेप्शन आप याद रख लो, या तो बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न, जैसे अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या बिजनेस को आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऑलरेडी जीएसटी के लॉ में अगर रजिस्टर्ड है, तो जितना भी गुड्स है भाई,
उसे हम, चाहे वो उधर ट्रांसफर हो गया हो, चाहे पहले वाले पर्सन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना रहा हो, चाहे वो अब एक टैक्सेबल पर्सन ना रहा हो, तो भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इन दो सिचुएशन के अलावा जब भी आपके सामने ये आता हो कि जो बंदा गुड्स परचेज करके लाया था अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, गुड्स उसके पास स्टॉक में पड़ा है, तो भाई साहब वो जो गुड्स स्टॉक में पड़ा होगा उसे दोस्तों आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है, मानो तो ठीक, मानना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात आपको कहां दी गई है? शेड्यूल नंबर 2 में। ये बात आपको शेड्यूल नंबर 2 में दी गई है। तो एक बार मैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट को दोबारा से बताता हूं, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में। 3 बातें बोली मैंने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर बिजनेस एसेट का हम परमानेंट ट्रांसफर करेंगे या डिस्पोजल करेंगे, या हम बिजनेस की असेट को पर्सनल पर्पस के लिए काम लेंगे, इट इज नॉट परमानेंटली ट्रांसफर। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुड्स को परमानेंट ट्रांसफर करते हो, असेट को परमानेंट ट्रांसफर करते हो, तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बिकॉज उसमें ओनरशिप चेंज होता है। लेकिन जब आप अपनी बिजनेस असेट को पर्सनल पर्पस के लिए काम लेते हो, क्योंकि वहां पर ओनरशिप चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों वहां पर ओनरशिप चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सप्लाई ऑफ सर्विस। हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और एक ट्रांजेक्शन हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ये चीज आप शेड्यूल 1 में भी पढ़े हो, इसलिए लिखा है वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन दोस्तों जब कोई बंदा टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता है, नहीं रहने का मतलब है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा होता है उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाता है। केवल 2 सिचुएशन में नहीं माना जाता। और कौन सी है वो 2 सिचुएशन? पहला, व्हेन बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, आप इसके आगे लिख सकते हो मर्जर, अमलगमेशन। और दूसरा है व्हेन बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन वो जो सामने वाला पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है भाई, वो भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, वो भी टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो 4 पॉइंट समझ में आ गए। पहला वाला मैंने पढ़ाया आपको ट्रांसफर, जिसमें ओनरशिप चेंज होती है। दूसरा वाला मैंने लैंड और बिल्डिंग के बारे में पढ़ाया आप लोगों को, राइट। थर्ड मैंने पढ़ाया भाई साहब जॉब वर्क करवाना ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, जॉब वर्क करवाना ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। बिजनेस असेट जब ट्रांसफर होती है, जब ओनरशिप बदल जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। और जहां पर आप अपनी बिजनेस असेट को पर्सनल पर्पस में काम लोगे, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलो अब मैं आपको 5th नंबर के पॉइंट में, ये सारा हम शेड्यूल 2 में पढ़ रहे हैं दोस्तों, सेक्शन 7(1)(b), क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बहुत सारे आपको पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, और ये पॉइंट्स एक बार हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और हम इनको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलेंगे। अगर आपको जरा सा भी लगे कि ये गुड्स है तो भी आप सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मान सकते, क्योंकि लॉ ने क्लियरली मेंशन्ड किया है शेड्यूल 2 में कि मानो तो ठीक भाई साहब, मानना पड़ेगा। ये सारे के सारे पॉइंट सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो खैर आपको पता ही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, बिकॉज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो भी जाती तो भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते, बिकॉज इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड्स ही नहीं होती। माल हमेशा चालू होता है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो माल ही नहीं है, चालू ही नहीं है। चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट पर अगर आप कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो जो भी मेरे कांटेक्ट नंबर हैं आपके पास होंगे, नहीं तो लिख लो, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, क्योंकि फोन में तो कई बार मैं नहीं उठा पाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स में रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको पक्का आपकी क्वेरी यहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम हमेशा क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था,
अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई बिल्डिंग है, कोई सिविल स्ट्रक्चर है जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब यू कैन से अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी तक उसको कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं मिला, और हमने भाई साहब वहां जाकर बुकिंग करा ली, तो गुड्स तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये माना जाएगा कि बिल्डर आपको बनाने की सर्विस दे रहा है और जीएसटी वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, वो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर उसके ऊपर जीएसटी पक्का पक्का लगाएंगे। थर्ड पॉइंट, दोस्तों आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो सुना होगा। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। तो सपोज करो मेरे पास कोई कॉपीराइट है, मेरे पास कोई पेटेंट है, और मैं उस कॉपीराइट का, उस पेटेंट का आपको यूज करने के लिए देता हूं। मैं उसको परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं उसको परमानेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा भाई, मैं उसको केवल यूज करने के लिए दे रहा हूं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब मैं पेटेंट कॉपीराइट, मेरा खुद का पेटेंट कॉपीराइट है, मैंने कहा जी जैसे मेरा पेटेंट कॉपीराइट है टैक्स गुरु, टैक्स गुरु इज माई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मैंने आपको दे दिया भाई आप यूज कर लो ये टैक्स गुरु वाला ट्रेडमार्क, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर लो, पर मेरे को पैसे दे दियो मेरे ट्रेडमार्क के, आप मुझे हर साल 1 लाख रुपया देते हो। तो दोस्तों एक तरह से मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस, क्योंकि मैंने हमेशा के लिए थोड़ी दिया है आपको, मैंने यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि टैक्स गुरु का जो ओनरशिप है वो तो मेरे पास है, आपके पास थोड़ी है, वो तो मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप केवल उसको यूज कर रहे हो, तो आप मुझे पैसा दोगे। अगर अच्छा आप पैसा दोगे तो आप कौन माने जाओगे, रेसिपिएंट, और मैंने आपको एक तरह से सप्लाई दी है तो मैं हूं सप्लायर, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, और जो दूसरा बंदा है जिसको पैसा मिलेगा वो सप्लायर होता है, राइट। चलो, तो टेम्पोररी ट्रांसफर, परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आईटी सॉफ्टवेयर की। दोस्तों सपोज करो मैं कोई आईटी सॉफ्टवेयर किसी से बनवाता हूं, जैसे मैंने टीसीएस से बात करी कि हे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आप मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, ठीक है। अब वो उनकी टीम आती है और वो मेरे यहां पर आकर सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वो मेरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है, हो सकता है मेरी फरमाइश पर करे या हो सकता है खुद की फरमाइश पर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दे, वो मुझे सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना के दे, वो मुझे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करके दे, या वो मुझे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके दे, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे बना कर दे, या मुझे वो उसको अडेप्ट करना सिखाए। जैसे सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन अब वो मेरे एम्प्लॉयज को यूज करना नहीं आता, तो उनके बंदे मेरे एम्प्लॉयज को सिखा रहे हैं भाई हाउ टू अडेप्ट, अपग्रेड करे उसको, उसको एनहांस करे, मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाए, या उसको इंप्लीमेंट करे। तो ये काम अगर टीसीएस की टीम मेरे लिए करेगी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? नहीं दोस्तों, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा, पहले से जैसे मान लो प्री पैक कोई सॉफ्टवेयर है, पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो ऑलरेडी टीसीएस के पास है, और मैंने वो बना बनाया सॉफ्टवेयर टीसीएस से परचेज कर लिया, और मैंने परचेज करने पर ओनरशिप राइट भी अपने नाम खरीद लिया, मैं केवल यूज के लिए नहीं ले रहा, अगर मैं केवल यूज के लिए लूंगा जब तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने उस बने बनाए सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया हमेशा के लिए, और मैंने जो भी 10 लाख 20 लाख था वो दे दिया। बताओ दोस्तों, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, क्योंकि ये प्री पैक सॉफ्टवेयर है, ये किसी मीडिया में मुझे मिला है। अच्छा, जब कोई चीज मीडिया में पुट हो जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम उसको गुड्स बोलेंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर सीडी में है, या पेन ड्राइव में है, या किसी हार्ड डिस्क में है, या मुझे किसी भी ऐसे फिजिकल फॉर्मेट में मिला है, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन दोस्तों मैं तो उसको अपग्रेड करवा रहा हूं, मैं तो उसको डेवलप करवा रहा हूं, मैं तो उसकी डिजाइनिंग करवा रहा हूं, तो भाई साहब ये कहलाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी चीज को, किसी ऑब्लिगेशन से रिफ्रेन करना, टॉलरेट एन एक्ट, सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, जैसे नॉन कॉम्पीट फीस,
मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। बिजनेस में कई बार किसी काम को ना करने का पैसा मिलता है। जैसे मान लो दो कॉम्पिटिटर हैं, दोनों का मिठाई का दुकान है, स्वीट्स का शॉप है। एक स्वीट शॉप ने दूसरे स्वीट शॉप को कहा कि भाई तुम रसगुल्ला मत बनाया करो, तुम कुछ और बना लो पर रसगुल्ला मत बनाना। इस बात के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीने दूंगा। सामने वाला एग्री हो गया, ठीक है भाई मैं रसगुल्ला नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ और बना लूंगा रसगुल्ला की जगह। मैं गुलाबू जामुन बना लूंगा, है ना, मैं मिर्ची बड़ा बना लूंगा, लेकिन मैं रसगुल्ला नहीं बनाऊंगा। तो भाई साहब उसको 10,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। तो जो बंदा नहीं बना रहा है, जिसे पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सप्लायर है, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो किसी काम को ना करने का पैसा ले रहा है, और आप पैसा दे रहे हो तो आप रेसिपिएंट हो। अच्छा दोस्तों, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आता है, क्योंकि इसे गुड्स तो आप बोल ही नहीं सकते। ये गुड्स कहां है? अच्छा, जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। टू टॉलरेट एन एक्ट, जैसे लिक्विडिएटेड डैमेजेस होती हैं। लिक्विडिएटेड डैमेजेस, जैसे मान लो मैंने मिस्टर ए से कहा था कि भाई मुझे इतना तारीख को, इतनी डेट को इतना गुड्स चाहिए, और वो मुझे गुड्स का सप्लाई नहीं दे पाया। इसके कारण दोस्तों मुझे बिजनेस में बहुत हैवी लॉसेस हुए, मेरे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई हो गए, मेरी गुडविल पर असर पड़ा। मैंने मिस्टर ए से कहा, देखो मिस्टर ए, आपने मेरा वादा पूरा नहीं किया, प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई कोर्ट में मत जाना, मैं तुम्हारे को इसका जो भी कॉम्पनसेशन होगा, जो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, वो मैं तुमको पे कर दूंगा। तो बोलो दोस्तों, ये एक तरह से क्या है कि भाई जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं एक तरह से उसकी चीजों को सहन कर रहा हूं, मैंने टॉलरेट कर दिया उस चीज को, चलो कोई बात नहीं, मैंने पैसा ले लिया, तो एक तरह से मैं उसको सर्विस दे रहा हूं। कॉम्पनसेशन फॉर प्री टर्मिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट, या हमने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई फलाना तारीख को ये काम होगा, और हमने पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया। जैसे सपोज करो दोस्तों, मुझे किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे लिए क्लासेस रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब 6 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं क्लास रिकॉर्ड करके दे रहा था, उन्होंने बीच में मना कर दिया कि नहीं सर, हमको रिकॉर्ड नहीं करवाना। मैंने कहा जी मैं तो कोर्ट में केस करूंगा आपके ऊपर, आपके कारण मैं दूसरी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपके चक्कर में। तो वो मुझे कॉम्पनसेशन दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे प्री टर्मिनेट कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर मैं उनसे पैसा लेकर और मैं अपना प्री टर्मिनेशन करवा रहा हूं, तो मैं उनको सर्विस दे रहा हूं। इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, और मुझे उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, किसी काम को करना या किसी काम को ना करना, या उसको टॉलरेट करना या उससे रिफ्रेन रहना, उसके बदले में अगर आपको पैसा मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सप्लाई ऑफ सर्विस। इट कैन नॉट बी सेड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। अगर मैं किसी भी गुड्स को, मतलब वो गुड्स होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए बस, किसी भी गुड्स को अगर मैं किसी भी पर्पस के लिए, वॉट एवर द पर्पस, अगर मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं, किसी भी गुड्स को किसी भी पर्पस के लिए अगर मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं, मतलब मैं उसको लीज पर दे रहा हूं भाई, लीज पर। लीज पर देने का मतलब यूज करने के लिए देना। तो भाई साहब किसी भी गुड्स को किसी भी पर्पस के लिए अगर आप यूज करने के लिए दोगे, देन इट इज कॉल्ड ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एक बार आप इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं पॉइंट नंबर 5 को, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो देखिएगा दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देना सप्लाई ऑफ सर्विस है। कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर को अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आप बुक करवाते हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसको अगर आप टेम्पोररी ट्रांसफर करोगे, किसी को यूज करने के लिए दोगे या उसका एंजॉयमेंट राइट दोगे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर को अगर आप डेवलप करवाओगे, उसकी डिजाइनिंग करवाओगे, उसकी प्रोग्रामिंग करवाओगे,
उसको कस्टमाइज करवाओगे, उसका अडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट करवाओगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी एक्ट से दूर रहना, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, नेगेटिव एक्ट, इसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। और किसी भी गुड्स को किसी भी पर्पस के लिए अगर आप यूज करने के लिए दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सेक्शन 7(1)(a) हम पढ़ रहे हैं। 7(1)(a) हमें सप्लाई के बारे में नहीं बताता, वो तो हमें ये बताता है कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, और ये बात हमको शेड्यूल नंबर 2 में बताई गई है। पहला पॉइंट मैंने ट्रांसफर का बताया था, जिसमें अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप उसको फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करोगे तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर आप उसको यूज करने के लिए दोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लैंड बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स, लेकिन लैंड बिल्डिंग को जब आप किसी को यूज करने के लिए देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। और अगर आप लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसकी बुकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। जॉब वर्क के लिए सामान देना, जॉब वर्कर उसमें अपना सामान भी लगा सकता है और वो अपने जॉब वर्क के चार्जेस भी लेगा, इट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस असेट है और आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, आपने उसको डिस्पोज कर दिया है असेट्स को, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप अपनी बिजनेस असेट को केवल पर्सनल पर्पस में काम लेते हो, बिजनेस की कार को पर्सनल कार में यूज करोगे, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज इसमें परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा। और अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहते हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, जिसमें हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, उसको छोड़ दो। या अगर आपका बिजनेस आपका रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है तो उस सिचुएशन को छोड़ दो। बाकी जब जब दोस्तों ओनरशिप, जब जब आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तो उसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर चलेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, सॉरी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानकर चलेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग, टेम्पोररी ट्रांसफर और राइट्स को यूज करने के लिए देना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाना, टॉलरेट एंड एक्ट वाली सिचुएशन, राइट टू यूज एनी गुड्स, ये सब हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस है। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में मैं बता चुका हूं कि बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लैंड एक्वायर हुई है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, 3 स्टेज होती है। बिल्डर पहले लैंड खरीदता है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करता है और फिर कंस्ट्रक्शन को खत्म करता है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन खत्म होता है तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे अभी मैं जयपुर में रहता हूं तो यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनको सेल किया गया है, तब तो भाई साहब ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, फिर तो हम उसको नेगेटिव लिस्ट में मानेंगे और हम जीएसटी लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमने बुकिंग कराई है दोस्तों, हमने उसका पैसा दिया है, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फिर दोस्तों हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलकर चलेंगे, राइट? यस सर। अच्छा, इसके बाद कंपोजिट सप्लाई की बात आती है दोस्तों। कंपोजिट सप्लाई हमें क्या कहता है? कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी सप्लाई जिसके अंदर कॉम्बिनेशन हो दो या दो से ज्यादा चीजों का, दो या दो से ज्यादा चीजों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है। कंपोजिट सप्लाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रेस्टोरेंट। दोस्तों आप कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे, हाँ सर गए हैं कई बार। अब किसके साथ गए हो देखो ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आप रेस्टोरेंट में गए होंगे। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, जब आप वहां पर जाते हो तो दोस्तों वहां पर एक अलग ही तरह का माहौल होता है। कई लोग तो भाई कैंडल लाइट डिनर के लिए जाते हैं और हल्का हल्का वहां पर म्यूजिक बज रहा होता है, फिर आपसे पूछा जाता है सर मे आई हेल्प यू, फिर आप ऑर्डर करते हो। मतलब आपको एक फील दिया जाता है कि भाई आप कुछ शहंशाह हो, आप कोई मतलब बहुत बड़ी हस्ती हो, आपको बड़ा इज्जत से पेश आया जाता है। अब आपने मान लो जी ऑर्डर किया वहां पर, आपने मान लो मॉकटेल कॉकटेल मंगाई, या आपने मान लो फिर जो है पनीर, वो क्या बोलते हैं, जो पनीर का वो होता है ना, पनीर टिक्का, वो ऑर्डर किया। सर आप मतलब खाने पीने की चीजें ही बात कर रहे हो। फिर आपने मेन कोर्स ऑर्डर किया, तो दोस्तों आपने देखा होगा वहां प्राइस ज्यादा होता है। अब पनीर टिक्का का प्लेट 400 रुपया, अबे पनीर उसमें 100 रुपए का नहीं है, तू 400 रुपया ले रहा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या रेस्टोरेंट वाला आपको गुड्स बेच रहा है या वो आपको सर्विस बेच रहा है? सर देखा जाए तो दोनों ही है,
क्योंकि ओनली गुड्स होता तो 400 रुपया का थोड़ी है। लेकिन दोस्तों वहां एम्बियंस है, वहां पर एक म्यूजिक है, हल्की हल्की वहां पर एक फ्रेग्रेंस है, आपको इज्जत मिल रही है, एक माहौल है दोस्तों, माहौल, उसका पैसा है। 400 रुपया का पनीर टिक्का का रेट इसलिए है। तो दोस्तों उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। अभी आप गली के जो नुक्कड़ पर ठेला खड़ा है स्ट्रीट फूड, वहां पर तो सस्ता मिलता है क्योंकि वहां इतनी इज्जत नहीं मिलती। गर्मी में खड़े हो खा रहे हो हैं। कॉफी पीने गए भाई साहब, कॉफी पीने गए, कॉफी पीने पहुंच गए सीसीडी। तो भाई साहब जब वहां कॉफी पियोगे तो कॉफी 300-400 रुपया का मिलता है। ऐसे 300-400 में हम सारे लोग कॉफी पी लें, क्यों मिलता है 300-400 में? एनीथिंग कैन हैपन ओवर कॉफी। भाई साहब वहां एक अलग फील है, टच है वहां। 300 रुपया का कॉफी थोड़ी है, उसमें एम्बियंस का पैसा इंक्लूड है, उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व है। आप लोग आउटडोर कैटरिंग का सर्विस लेते हो, आपके घर पे कोई प्रोग्राम है, कैटरिंग वाला आता है, सामान भी बना के लाता है, उनका वेटर लोग आता है, पूरा वो वहां पर पूरा अरेंजमेंट करते हैं, आपको पूरा खाना खिलाकर पूरा सर्विंग वगैरह सब कुछ उनका होता है। तो क्या उसमें ओनली गुड्स होता है ना? उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है, उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही दोस्तों वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती है। जैसे आपको फैक्ट्री बनवानी है, आपको बिल्डिंग बनवानी है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, आपको कोई लिफ्ट इरेक्ट करवानी है, तो आप क्या करोगे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दोगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? गुड्स भी सामने वाले का होता है और प्लस लेबर भी उसकी होती है। हमने मिस्टर रामलाल को कॉन्ट्रैक्ट दिया। रामलाल कौन है? मिस्टर रामलाल। रामलाल भाई साहब कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। हमने कहा देखो रामलाल जी, हमको बिल्डिंग चाहिए और हमें रोज का टेंशन नहीं चाहिए कि भाई साहब आज बजरी नहीं है, सीमेंट नहीं है, आज आयरन नहीं है, आज स्टील नहीं है, आप खुद लाओगे, मुझे 6 महीने बाद बिल्डिंग चाहिए। रामलाल ने कहा जी बिल्डिंग मिलेगी आपको, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं? बिल्डिंग मिलेगी। तो भाई साहब रामलाल से हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मटीरियल भी रामलाल जी लाएंगे और लेबर भी मिस्टर रामलाल की होगी। तो मुझे बताओ वो हमें पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ में बना के दे रहे हैं, तो क्या वो हमसे पूरा एक खोखा मतलब 1 करोड़ जो ले रहे हैं वो गुड्स के लिए ले रहे हैं? क्या वो हमसे पूरा का पूरा 1 करोड़ सर्विस के लिए ले रहे हैं? नहीं। दोनों चीजें दोस्तों वहां पर इन्वॉल्व है। तो जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या जब हम आउटडोर कैटरिंग करवाते हैं या हम जब कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करते हैं, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या उसके अंदर गुड्स इन्वॉल्व होता है? नहीं सर, उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है सर, उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 हमें यह कहता है कि आप उसको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानना। टेंशन ही खत्म। अब आप ये मत बोलना अरे सर इसमें तो गुड्स भी है, अरे सर इसमें तो गुड्स भी है। अरे होगा, लेकिन जब शेड्यूल 2 ने बोल दिया तो बोल दिया, मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। पुराने लॉ में बड़ी दिक्कत आती थी, गुड्स माने सर्विस माने, गुड्स मानते हैं तो वैट लग रहा है, सर्विस मानते हैं तो सर्विस टैक्स लग रहा है, बड़ी दिक्कत आती थी दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। तो ये सारी समस्याएं खत्म दोस्तों, सारी समस्याएं खत्म। आपको इस पूरे 1 करोड़ को सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है, लॉ नहीं लॉ बोल रहा है, मानना पड़ेगा। और अगर कोई अदर कंपोजिट सप्लाई आ जाती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अलावा या रेस्टोरेंट के अलावा, आपको लगता है कि यार इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर सर्विस भी इन्वॉल्व है, या सर्विस भी 2-3 तरह की इन्वॉल्व है, या गुड्स भी 2-3 तरह के इन्वॉल्व है, तो उसका ट्रीटमेंट सेक्शन 7 में नहीं है, उसका ट्रीटमेंट सेक्शन 8 में है, जो कि मैं इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा सेक्शन 7 पूरा खत्म होने के बाद। तो फिर से सुन लो भाई और इसको नोट भी कर लो। जब जब कंपोजिट सप्लाई की बात आएगी, कंपोजिट मतलब होता है मिक्सचर जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और जिसमें सर्विस भी इन्वॉल्व है। तो अगर वो रेस्टोरेंट है या आउटडोर कैटरिंग है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तब तो सारा ट्रीटमेंट सेक्शन 7 में लिखा है, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। हमेशा दोस्तों, हमेशा आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर चलोगे, आपको मानना पड़ेगा दोस्तों।
आपको उसे हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज अ अदर कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई तो अदर भी हो सकती है ना दोस्तों। कंपोजिट जो सप्लाई होती है वो तो अदर भी हो सकती है, तो वहां पर फिर सेक्शन 7 में कुछ नहीं है, फिर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। और सेक्शन 8 क्या है वो मैं आपको बहुत डिटेल में आगे चलकर पढ़ाऊंगा। चलो दोस्तों, शेड्यूल नंबर 2 का लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, फिर हमारा सेक्शन 7(1)(a) कंप्लीट हो जाएगा। क्या है लास्ट पॉइंट? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू मेंबर्स। कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई दे रहा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब पैसा बाद में मिलेगा, या और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सपोज करो दोस्तों कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है। अब वो क्लब और सोसाइटी क्या करती है, अपने ही मेंबर्स को गुड्स देती है। जैसे कोई लोकल क्लब है दोस्तों, लोकल क्लब, अब लोकल क्लब ने स्नैक सप्लाई किए टू इट्स मेंबर्स ड्यूरिंग अ मंथली मीटिंग फॉर ए नॉमिनल पेमेंट, मतलब आपसे पैसा लिया और आपको स्नैक्स की सप्लाई दी। तो बताओ दोस्तों क्या है वो? क्या ये जो एसोसिएशंस होते हैं इनको भी पर्सन माना जाता है? द आंसर इज यस। अब अगर मान लो सोसाइटी अपने मेंबर्स को, क्लब अपने मेंबर्स को अगर स्नैक्स की सप्लाई करेगा एट अ नॉमिनल पेमेंट, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे सपोज करो दोस्तों मैं किसी बहुत बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहता हूं, जहां पर बहुत सारे हम फ्लैट ओनर्स हैं। तो हम सबने डिसीजन लिया कि भाई हम क्या करेंगे, बल्क में एसी परचेज करेंगे। जो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी है वो बल्क में एसी परचेज करेगी और हर फ्लैट मेंबर एसी अपनी सोसाइटी से खरीदेगा। तो हमें थोड़ा नॉमिनल मिलेगा क्योंकि हम बल्क में खरीदेंगे कंपनी से। तो हमने क्या किया भाई, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सीधा। हम एसी लगवा रहे हैं सपोज करो एलजी के, तो हमने एलजी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया भाई हमें 1000 एसी चाहिए, तो हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिले। फिर सोसाइटी ने वो अपने मेंबर्स को, जो वहां के फ्लैट ओनर्स हैं, उनको एसी सप्लाई किया एट अ नॉमिनल प्राइस। बताओ दोस्तों क्या है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, क्योंकि पहले बिल बनेगा एसोसिएशन के नाम, एसोसिएशन सभी मेंबर्स को बिल बनाकर देगी। तो इसका मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली, तो इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। बोलो भाई लोगों, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो एक बार फटाफट से 6 के 6 पॉइंट आप लोग याद कर लो। मैं आप लोगों को सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा रहा हूं। सेक्शन 7(1)(a) जो है भाई साहब वो सप्लाई की बात नहीं करता, वो बात करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए और कौन से ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। तो जब जब ट्रांसफर होता है और ओनरशिप चेंज होती है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओनरशिप चाहे अभी चेंज हो या एट अ फ्यूचर डेट, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन जब हम अपना यूज करने का राइट देते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, राइट। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को हम कभी भी गुड्स नहीं बोलते। तो लैंड बिल्डिंग को जब लीज पर दिया जाता है या उसका टेनेंसी राइट किसी को दिया जाता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर मान लो हम लैंड बिल्डिंग बेचते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम प्री बुक करवाते हैं कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तीसरा पॉइंट, जॉब वर्क के लिए कोई सामान दिया, जॉब वर्कर ने काम करके हमको वापस लौटाया, तो जॉब वर्कर अपना जॉब चार्ज लेगा और अगर उसने कोई मटेरियल यूज लिया है तो उसका भी पैसा लेगा। लेकिन इस पूरे अमाउंट को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। बिजनेस असेट अगर ट्रांसफर होती है, अगर उसका ट्रांसफर होता है, डिस्पोजल होता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर हम असेट को पर्सनल पर्पज में काम लेते हैं, हम उसको बेच नहीं रहे, हम उसको पर्सनली यूज ले रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अगर हम टैक्सेबल पर्सन नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो जो भी स्टॉक हमारे पास है वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दो सिचुएशन को छोड़कर, एक तो ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न को छोड़ देना, दूसरा जहां पर बिजनेस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन करेगा उसको छोड़ देना। सप्लाई ऑफ सर्विस में 6 पॉइंट हैं। उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देना है, कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करवाना है, टेम्पोररी ट्रांसफर है, डेवलपमेंट राइट्स हैं, ठीक है, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है सॉफ्टवेयर की, या नेगेटिव एक्ट वाली चीज है, या कोई भी गुड्स को यूज करने के लिए देना है। देखो मैं सारी चीजें क्लास में आपको याद करवा कर छोड़ूंगा।
कंपोजिट सप्लाई में रेस्टोरेंट की बात आती है, आउटडोर कैटरिंग की बात आती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, तब तो सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है, मानो तो ठीक, जबरदस्ती है। बाकी कोई कंपोजिट आएगा तो भाई साहब उसका ट्रीटमेंट हम सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग करेंगे। और जब जब अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई भी सामान की सप्लाई देगा एट नॉमिनल प्राइस, एट नॉमिनल कॉस्ट, तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलकर चलेंगे। तो सेक्शन 7(1) क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट वाली बात है तो बताओ। नहीं सर। अब हम नया जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है हमारा सेक्शन 7(2). अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 7(2) और ये हमारा लगभग लास्ट पॉइंट होगा। और इसमें मुझे आप लोगों को नेगेटिव लिस्ट पढ़ानी है। 7(2) में मुझे आप लोगों को नेगेटिव लिस्ट पढ़ानी है। इट इज शेड्यूल 3। मैं आपको इसका मेन पार्ट एक बार पढ़कर सुना देता हूँ 7(2) में क्या लिखा है। तो जब हमने मेन डेफिनेशन सबसे ऊपर लिखी थी तो देखो वहां पर ये नीचे तो एनालिसिस दिया हुआ है आप लोगों को, ये देखो। अगर हम मेन डेफिनेशन पर आते हैं, ये रहा मेन डेफिनेशन। तो 7(2) में क्या लिखा है? 7(2) में आप लोगों को लिखा है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब इट इज नेगेटिव लिस्ट। देखिए दोस्तों जीएसटी के अंदर कुछ सप्लाई ऐसी हैं जहां पर आपको कंसिडरेशन भी नजर आएगा, जहां पर आपको मेड और एग्रीड टू बी मेड भी नजर आएगा, जहां पर आपको बिजनेस का फर्दरेंस भी नजर आएगा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उसे सप्लाई नहीं माना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर सरकार जीएसटी नहीं लगाना चाहती। तो अगर हम इनको नेगेटिव लिस्ट में नहीं लिखेंगे और अगर सेक्शन 7(1) की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा ऐसा करते हैं, एक नेगेटिव लिस्ट बनाते हैं। तो सेक्शन 7(2) दोस्तों आपको सप्लाई के बारे में नहीं बताता। वो तो ये बताता है कि जो चीज आप सप्लाई पहले पढ़ चुके हो या जो चीज आपको सप्लाई लग रही है देखने से, और वो चीज अगर हमने इस लिस्ट में डाल दी, हमने 7(2) में अगर उसको मेंशन कर दिया, तो भाई लोगों आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना। आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो दोस्तों जो 7(2) है ना, 7(2) वो एक तरह से एक्सक्लूजन है। 7(1) ने तो बोला हर सेल सप्लाई है, हर ट्रांसफर सप्लाई है, हर बार्टर, हर एक्सचेंज अगर कंसिडरेशन के बदले में होएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंडर में होएगा तो वो सप्लाई है। फिर 7(1) में बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन के बदले में है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, वो भी सप्लाई है। फिर 7(1) में बोला कि जो जो आइटम शेड्यूल 1 के पैरा 1, 2, 3, 4 में दिए हुए हैं विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी उन्हें सप्लाई माना जाएगा। लेकिन दोस्तों 7(2) में ये लिखा है कि अगर कोई चीज सप्लाई बन भी रही हो और अगर वो यहां पर सेक्शन 7(2) में आ जाए तो उसको सप्लाई नहीं मानना, बिकॉज इट इज एक्सक्लूजन। वो इंक्लूजन था, सेक्शन 7(2) एक्सक्लूजन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को नेगेटिव लिस्ट में दी गई है। कहां दी गई है? नेगेटिव लिस्ट में। और नेगेटिव लिस्ट जो है वो कहलाती है शेड्यूल नंबर 3। तो शेड्यूल 1 में तो आपने क्या पढ़ा था? वो ट्रांजेक्शन जहां पर कंसिडरेशन ना होने पर भी सप्लाई माना जाता है। शेड्यूल 2 में आपने क्या पढ़ा था कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। और शेड्यूल 3 में आप वो चीजें पढ़ने जा रहे हो जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। तो देखो क्या लिखा है सेक्शन 7(2) की पहली पहली लाइन, फर्स्ट लाइन आपको क्या बोलती है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो भाई, कुछ भी लिखा हो, अगर वो चीज 7(2) में कवर हो गई तो आप सप्लाई मत मानना। मतलब एक तरह से 7(2)
ओवरराइड कर रहा है किसको? 7(1) को। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन 7(1) ऑल कंडीशंस को फुलफिल करके सप्लाई की डेफिनेशन में आ भी रहा हो और अगर वो 7(2) के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अब आपको लगेगा यार मैं 7(1) को फॉलो करूं या 7(2) को? तो भाई साहब 7(2) को फॉलो करना, क्योंकि 7(2) ओवरराइड कर रहा है किसको? 7(1) को। तभी तो लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। कुछ भी लिखा हो सबसेक्शन 1 में भूल जाओ। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन शेड्यूल नंबर 3। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन शेड्यूल नंबर 3। तो अभी शेड्यूल 3 में आपको पूरा पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें एक्टिविटीज के नाम बताऊंगा, उसमें मैं आपको ट्रांजेक्शंस के नाम बताऊंगा और वहां पर मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा कि देखो ये सारी चीजें पूरी हो रही है, ये सप्लाई है, लेकिन फिर भी आपको उसे क्या नहीं मानना? सप्लाई। क्योंकि सरकार नहीं लगाना चाहती जीएसटी, कुछ चीजों को एक्सक्लूड रखना चाहती है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर engaged as public authority, in which they are engaged as a public authority as notified by गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल तो पता ही है आपको, हमारे देश में जीएसटी काउंसिल बनी हुई है जिसमें सेंट्रल का भी रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट का भी। तो काउंसिल अगर कोई रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस को नोटिफाइड करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाइड करेगी। और यहां गवर्नमेंट का मतलब भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से। नोटिफाई कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो जो ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज जिन्हें सरकार नोटिफाइड करेगी, ठीक है, और वो एक्टिविटीज पता है कौन सी होंगी? जिन्हें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कर रही होंगी, या स्टेट गवर्नमेंट उनको कर रही होंगी, या लोकल अथॉरिटी उनको कर रही होंगी एज पब्लिक अथॉरिटी, एज पब्लिक अथॉरिटी, तो उन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर इसका कोई एग्जाम्पल देकर बताओ ताकि हमें बात बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। तो सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है क्या सरकार ने? बिल्कुल निकाला है। और नीचे लिखा है शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आया है और ये रहा वो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का नंबर भी मैंने दिया है 25/2019। आपको ये नोटिफिकेशन याद नहीं करना, नंबर याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है क्या है वो नोटिफिकेशन। जैसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सर्विस बाई वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, आपको पता है दोस्तों, अगर आपको एल्कोहलिक लिकर बेचना है तो आप ऐसे नहीं बेच सकते कि दुकान खोल के बैठ गए। इसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। और मैं बता दूं ये लाइसेंस केवल स्टेट गवर्नमेंट देती है, क्योंकि आपको पता है ना एल्कोहलिक लिकर पर जितने भी टैक्सेस लगाने हैं, ड्यूटी लगानी है, उसका एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी बताया था। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट जब एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस देती है तो भाई साहब उसके लिए अच्छा खासा कंसिडरेशन लेती है इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस। किस नाम से लेती है? लाइसेंस फीस के नाम से, या एप्लीकेशन फीस के नाम से भी लेती है। कभी लाइसेंस फीस बोलेंगे, कभी एप्लीकेशन फीस बोलेंगे, या वॉट एवर नेम कॉल्ड, और भी कुछ नाम हो सकता है। तो दोस्तों पहले तो मुझे ये बताओ ये सप्लाई है या नहीं है? बिल्कुल है, कंसिडरेशन है। सरकार का तो काम ही यही है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एज ए पब्लिक अथॉरिटी सरकार काम ही यही करती है। और क्या करती है? ऐसा भी है। और एक तरह से आप लाइसेंस दे रहे हो तो लाइसेंस तो सप्लाई होता है, पढ़ा था आपने 7(1) में। लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज इसे यहां पर नोटिफाइड कर दिया गया है बाय द काउंसिल। और काउंसिल ने इसे क्यों नोटिफाइड किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये एक्सक्लूसिवली स्टेट का मैटर था और स्टेट बोला भाई लिकर पर कोई दूसरे का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। दोस्तों लिकर के ऊपर देख लो आज भी सारे टैक्सेस और ड्यूटी स्टेट ही लगाता है, सेंट्रल कुछ नहीं लगाता।
आप जीएसटी लगाने की बात करोगे, नहीं लगेगा जीएसटी। उस पर वही पुराना स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, उस पर वही स्टेट वैट लगता है। मैंने आपको लिस्ट के अंदर पढ़ाया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ाए थे, तो स्टेट ने बोला सेंट्रल से, भाई लिकर लाइसेंस को जब ट्रांसफर किया जाएगा, लिकर लाइसेंस हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जब बेचेंगे तो उसका पैसा आएगा, लेकिन आप उसको जीएसटी से एक्सक्लूड करो। अब एक्सक्लूड कैसे करते, वो तो सप्लाई बन रहा था, तो इन्होंने नेगेटिव लिस्ट बनाया, लेकिन इन्होंने नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में नहीं लिखा, इन्होंने उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला, और ये नोटिफिकेशन निकालकर ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये देखो लिखा हुआ भी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द स्पेशल एक्सक्लूजन ओनली इन सप्लाई ऑफ सर्विस बाई वे ऑफ ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस बाई द स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, केवल लिकर लाइसेंस के लिए है। अगर कोई दूसरा लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है, और भी बहुत सारे लाइसेंस देती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस देती है, जमीन में से अगर मिनरल्स निकालने उसका लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्टोन्स, मार्बल का पत्थर है, तो जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा वो उसका लाइसेंस देती है निकालने का। स्टेट गवर्नमेंट और भी बहुत सारे लाइसेंस देती है और उसके बदले में भी कंसिडरेशन लेती है, तो क्या वो भी एक्सक्लूड हो गया? क्या उसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा? जी नहीं, उसे सप्लाई माना जाएगा, उसे माना जाएगा। ये मत सोचना कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस दे रही है तो ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऐसा नहीं लिखा भाई। दिस इज ओनली इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिकर। जब जब एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देगी और कंसिडरेशन लेगी, वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि उसे सप्लाई से बाहर रखा गया है, उसको सेक्शन 7(2) में काउंसिल ने नोटिफाइड किया है। अगर कोई और लाइसेंस होगा ना दोस्तों, अगर कोई और लाइसेंस होगा इंस्टेड ऑफ एल्कोहलिक लिकर, उसे अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कंसिडरेशन के बदले में देगी, तो भाई साहब हम उसको सप्लाई भी मानेंगे और हम उस पर जीएसटी भी लगाएंगे। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा शेड्यूल नंबर 3 पढ़ाऊंगा, और 7(3) में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो छोटा सा है, और फिर मैं आपको करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। सेक्शन 7 पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा, और फिर इस चैप्टर में एक छोटा सा सेक्शन 8 बचेगा और उसके भी सारे क्वेश्चंस हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। ठीक है भाई साहब, अगर ये वीडियो YouTube पर अपलोड होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स अब आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जहां पर आपको एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ऑफर के साथ में ये क्लासेस मिल जाएंगी। पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस भी साथ में पूरे कर सको। थैंक यू वेरी मच। जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू वेरी मच।